की हर बड़ी खबर देख रहा है इंडिया मेरे साथ। नमस्कार, गुड इवनिंग, आप सभी के साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा और आइए करते हैं आज की खबरों का सफर। कोडीन कफ सिरप केस में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लखनऊ, बनारस से लेकर अहमदाबाद तक ताबड़तोड़ छापेमारी की है। इस मामले में 1000 करोड़ की अवैध कमाई का शक है। हालांकि इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी अब भी फरार है। कफ सिरप केस में बड़ी कार्रवाई, ईडी ने की ताबड़तोड़ छापेमारी। 3 राज्यों के 25 ठिकानों पर रेड, 1000 करोड़ की अवैध कमाई। लखनऊ, वाराणसी, जौनपुर, सहारनपुर, रांची, अहमदाबाद कोडीन कफ सिरप के मामले में इन शहरों में ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। ईडी की ये कार्रवाई मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल और उसके सहयोगियों से जुड़े ठिकानों पर की जा रही है। अंदेशा है कि इन्हीं ठिकानों पर अवैध कफ सिरप का भंडारण किया गया और बिक्री के लिए आसपास के शहरों और कस्बों में सप्लाई की गई। ये तस्वीरें लखनऊ की हैं। कफ सिरप कांड में बर्खास्त सिपाही आरोपी आलोक सिंह के घर पर ईडी की टीम पहुंची। हालांकि अधिकारियों ने इस बारे में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। यहाँ से हम लोग नहीं कुछ कह सकते हैं। क्या अभी अंदर टीम चल रही है? जी अंदर है। सर, कितने बजे से पूरी छापेमारी चल रही है फिलहाल? ईडी सूत्र के मुताबिक पिछले 2 महीनों में उत्तर प्रदेश के कई जिलों लखनऊ, वाराणसी, सोनभद्र, सहारनपुर और गाजियाबाद में दर्ज हुई 30 से ज्यादा एफआईआर के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। ईडी को इस मामले में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका है। जांच में सामने आया है कि गैर कानूनी तरीके से कफ सिरप का स्टॉक, ट्रांसपोर्ट, व्यापार और क्रॉस बॉर्डर तस्करी की जा रही थी। इसमें 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध कमाई का शक है। ईडी ने 4 जिलों में जो छापेमारी की उनमें लखनऊ, वाराणसी, जौनपुर और सहारनपुर है। इसमें लखनऊ में बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह जो गिरफ्तार किया जा चुका है उसके घर पर रेड हुई, तो वहीं वाराणसी में अमित सिंह टाटा के घर पर ईडी ने छापेमारी की। सहारनपुर में विभोर राणा, तो जौनपुर में अमन पांडे नाम का जो आरोपी है, इन सब पर कफ सिरप की अवैध तरीके से सप्लाई करने का आरोप है। और इनके यहाँ छापेमारी के बाद जो दस्तावेज बरामद होंगे, उन दस्तावेजों से ईडी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की जानकारी पता करने की कोशिश करेगी। ये भी पता करने की कोशिश करेगी कि कौन कौन लोग हैं जिनके साथ इनकी लेन देन हुआ करता था। तो ये रेड बेहद अहम हो जाती है इस पूरे कफ सिरप के मामले में, क्योंकि इन दस्तावेजों से ही पता चलेगा कि इस पूरे सिंडिकेट में और कौन कौन लोग शामिल हैं। ईडी 5 दिनों से शुभम जायसवाल, आलोक सिंह, अमित टाटा समेत 20 से ज्यादा आरोपियों के नाम से बनी 80 से ज्यादा फार्मों का ब्यौरा जुटा रही थी। शुक्रवार सुबह ईडी की टीम आलोक सिंह की कोठी पर छापेमारी के लिए पहुंची। ईडी ने घर का कोना कोना खंगाला और कई दस्तावेज जब्त किए। हालांकि इस मामले में कोडीन कफ सिरप केस का मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल अभी भी फरार है और माना जा रहा है कि वो दुबई में छुपा हुआ है। शुभम जायसवाल के पिता भोला प्रसाद की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। इस मामले में यूपी पुलिस अब तक 32 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। मामले की बड़े स्तर पर जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी का गठन किया है ताकि सभी एजेंसियों के बीच तालमेल के साथ कार्रवाई तेज की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और आखिर ये कफ सिरप कांड खुला कैसे, आइए आपको बताते हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको ये जानकारी देते हैं। दरअसल 18 अक्टूबर के दिन पुलिस ने सोनभद्र में एक ट्रक को पकड़ा। ट्रक में कोडीन युक्त कफ सिरप रखे गए थे, छिपाए गए थे और इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया। इसके बाद 4 नवंबर को यहां पर कार्रवाई हुई। गाजियाबाद में कफ सिरप की 1.5 लाख शीशियां मिली और इन दोनों मामलों के तार शुभम जायसवाल से जुड़े। तो पता चला कि शुभम जायसवाल कफ सिरप कांड में किंग पिन है। 15 नवंबर को 27 से लेकर 28 लोगों पर यह केस दर्ज किया गया। 18 नवंबर को इस मामले में पुलिस कमिश्नर ने एसआईटी का गठन किया और 28 नवंबर की अगर बात करें तो 28 नवंबर को इस कफ सिरप कांड में बाहुबली करेक्शन भी सामने आया। फिर 30 नवंबर की तारीख, 30 नवंबर को मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल के पिता की गिरफ्तारी हुई और इसके बाद 3 दिसंबर को ईडी ने मामले में केस दर्ज किया। 3 दिसंबर को ईडी ने इस मामले को आगे कार्रवाई के लिए शुरू किया। तो ऐसे खुला कफ सिरप कांड।
तो यूपी में कफ सिरप कान पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। इस मामले में अखिलेश यादव लगातार जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को घेर रहे हैं। मिर्जापुर वेब सीरीज मिर्जापुर की कालीन भैया की तर्ज पर अखिलेश ने धनंजय सिंह को कोडीन भैया कहा है। इस पूरे मामले में धनंजय सिंह ने साफ कहा है कि अखिलेश यादव और पूरी समाजवादी पार्टी उनके खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। एक तरफ यूपी में कफ सिरप के मामले में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है, तो वहीं प्रदेश के तमाम जिलों से कफ सिरप माफिया की गिरफ्तारी हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले में जौनपुर के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद धनंजय सिंह के खिलाफ अखिलेश यादव मोर्चा खोले हुए हैं। अपने ऊपर उठे तमाम सवालों पर धनंजय सिंह ने एक एक आरोपों का सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया है। धनंजय सिंह ने साफ किया है कि उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी साजिश के तहत दुष्प्रचार कर रही है। देखिए, अप्रत्यक्ष रूप से लोग इस पे समाजवादी पार्टी स्पेशली मैं देख रहा हूँ कि एजेंडा बनाए हुए है और समाजवादी पार्टी मुझको लेकर इस प्रदेश में पिछले 4-5 सालों से मुद्दा बना के राजनीति करती है। अखिलेश जी बगैर मेरा नाम लिए, उनका अप्रत्य नाम तो लेते नहीं हैं, लेकिन मेरी फोटो दिखाते हैं और मीडिया में कहा जाता है जिसकी फोटो दिखाकर बात की जाए तो निश्चित रूप से नाम लेना ही हो गया। इसलिए मैं चाहता हूँ अगर आरोप प्रत्यारोप करना है तो नाम लेके कहें, सीधे कहें। सदन में जाके जिस तरीके से उनके सांसद बयान दे रहे हैं, गलत बयान दे रहे हैं, गलत बयानबाजी संसद के अंदर नहीं करनी चाहिए। सड़क पे आप बोल देते हो चल जाता है, लेकिन सदन में संवेदनशील विषय पे संवेदनहीनता से वक्तव्य नहीं दिए जाते हैं। तो वहीं धनंजय सिंह ने कोडीन भैया के नाम पर भी जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव हों चाहे उनके सांसद हों, वो सभी अपने किए गलत कामों पर कभी जवाब नहीं देते हैं। कोडिन भैया कहा जाता है और कोडिन को लेकर इतना विवाद है, क्या सोचते हैं आप इस शब्द को? कोडिन भैया अभय सिंह भी कह रहे हैं, अखिलेश यादव ने भी बोला, कैसे देखते हैं इस नाम को? नहीं, अभय सिंह ने अपने लिए नाम कहा होगा। इन सब विषयों पे देखिए, मैं आपको बताऊं, अखिलेश जी जिस तरीके की बात कर रहे हैं, अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन का नाश कर दिया उन्होंने और पूरे प्रदेश में हर जिले में एक मुन्ना भाई तैयार कर दिया अखिलेश जी ने। और न जाने 50 लाख छात्र हर साल यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन में अपीयर होते हैं, उनका भविष्य चौपट कर दिया उन्होंने। तमाम लोग धरना प्रदर्शन, मैं खुद गया था एज एमपी, मैं सीनेट हॉल जाके भाषण दिया था। मैं छात्रों के डेलीगेशन को ले जाके मिला, उस समय के जो भी छात्र मिलेंगे आप पूछ लीजिएगा। मैं छात्रों के डेलीगेशन को ले जाके भारत सरकार लीडर अपोजिशन सुषमा स्वराज जी से मिलवाया था, उस समय डीओपीटी मिनिस्टर नारायण स्वामी से मिलवाया था, इवन राष्ट्रपति से मिलवाया था। तो अखिलेश जी समाजवादी पार्टी का कोई चाल चरित्र नहीं है, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। उनके पास मुद्दे नहीं हैं। राजनीति में आपकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, आप धनंजय सिंह से लड़ने चल रहे हो। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के भी खिलाफ लड़ता हूं, मेरे खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की जमानत भी जब्त होती है। तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी से खिलाफ लड़ता हूँ, एट ए टाइम इनसे भी लड़ता हूँ, एट ए टाइम बीएसपी से भी लड़ता हूँ। तो इनको इसका मतलब मुझे अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं पूरे प्रदेश के लिए, भाजपा को नहीं मानते हैं। धनंजय सिंह ने ये भी साफ कर दिया है कि इस मामले में जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, उनकी जांच में किसी को भी दखल नहीं देना चाहिए। तो वो अपने नाम से एजेंसी, अगर उसको पता होता कि फ्रॉड है या इस तरीके का काम है तो अपने नाम से कोई एजेंसी नहीं बनाता है। उसने इनोसेंट आदमी था, इनोसेंसी में उसने ये काम कर दिया है और इसकी जांच हो रही। जांच में क्लैरिटी भी आ जाएगी ना, कै पैसे का उसके साथ ट्रेड हुआ, क्या हुआ। ईडी जांच कर रही है, एसआईटी जांच कर रही है, एवरीथिंग विल बी क्लियर, जस्ट वेट एंड वॉच। मैं तो सिर्फ अपने पॉलिटिकल एलिगेशन का जवाब दूंगा, बाकी एजेंसीज के मैं इंटरव्यू नहीं करूंगा उसमें, और किसी को भी नहीं करना चाहिए। बहरहाल इस मामले में अब तक यूपी से 32 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। शुभम जायसवाल समेत दूसरे फरार आरोपियों की तलाश जारी है, लेकिन धनंजय सिंह ने जिस अंदाज में अपना रुख साफ किया है और साथ ही अखिलेश यादव को चुनौती दी है, इससे आने वाले दिनों में सियासी सवाल जवाब का दौर और तेज हो सकता है। कफ सिरप मामले में धनंजय सिंह का नाम सोशल मीडिया पे खूब चर्चा में है, लेकिन इस बीच जिस तरह से धनंजय सिंह ये दावा कर रहे हैं कि उनकी कोई मिलीभगत नहीं है, और यही नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह उनका बेहद करीबी है, बचपन से वो उसको जानते हैं और वो जांच में निर्दोष साबित होगा। ऐसे में धनंजय सिंह ने न सिर्फ अपनी बेगुनाही बल्कि आलोक सिंह की भी बेगुनाही का दावा किया है, और इस बीच उन्होंने सीधी चुनौती अखिलेश यादव को दी है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव को अगर लड़ना है तो नाम लेके लड़ें, अगर लड़ना है तो वो सरकार से लड़ें, सिर्फ धनंजय सिंह का नाम लेकर अखिलेश यादव उनसे क्यों लड़ रहे हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया।
उत्तर प्रदेश के अमरोहा में अवैध रूप से रहने वाली बांग्लादेशी महिला रीना बेगम को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, तो वहीं उसको शरण देने वाले पति राशिद को भी गिरफ्तार किया है। दोनों ने पूरी प्लानिंग की थी और बांग्लादेश से नेपाल के रास्ते भारत में घुसे थे। यूपी में चल रहे घुसपैठियों पर एक्शन के दौरान दोनों दबोचे गए हैं और ये सारा मामला एक सोशल मीडिया रील से सामने आ गया। इसके साथ ही गोरखपुर, कानपुर, बांदा, श्रीवास्ती में भी परिवारों से पूछताछ की गई है, यानी ऑपरेशन टॉर्च जोरों पर है। বাই বাই বাংলাদেশ, চলে যাচ্ছি বাংলাদেশে। যাওয়ার রাস্তাটা 6 ঘন্টা, আসার রাস্তাটা কত বছরের থেকে ওঠা। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन मोड में आ गई है। पहले मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इन घुसपैठियों को पहचान के बाद डिटेंशन सेंटर में डालने का निर्देश दिया। लोगों के आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं। डिटेंशन सेंटर का 3D मॉडल भी सामने आया था। अब इस कड़ी में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यूपी के अमरोहा में अवैध रूप से रहने वाली बांग्लादेशी महिला रीना बेगम और उसके पति राशिद अली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया कि खुफिया विभाग के अधिकारियों ने दोनों से कई घंटों तक पूछताछ की है। खुफिया विभाग के अधिकारियों को उनके कब्जे से निकाह की रसीद मिली है। বাই বাই বাংলাদেশ, চলে যাচ্ছি বাংলাদেশে। যাওয়ার রাস্তাটা 6 ঘন্টা, আসার রাস্তাটা কত বছরের থেকে ওঠা। বাই বাই বাংলাদেশ। ये वीडियो रीना बेगम ने बांग्लादेश छोड़ने से पहले बनाया था। वीडियो में वो बाय बाय बांग्लादेश बोलती सुनाई दे रही है। सऊदी अरब में राशिद से मिली। 6 साल पहले राशिद से निकाह किया। सऊदी अरब में ही निकाह हुआ। राशिद कई बार बांग्लादेश गया। राशिद अमरोहा में रहता था। नेपाल का टूरिस्ट वीजा लिया। नेपाल के रास्ते दोनों अमरोहा आ गए। अमरोहा में फर्जी पहचान पत्र बनवाया। सोशल मीडिया पर बाय बाय वाली रील डाली। इसी रील से खुल गया रीना का राज। एक अवैध रूप से रह रही बांग्लादेशी महिला की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पे तत्काल मौके पे पुलिस पहुंची तो जानकारी हुई कि रीना बेगम बांग्लादेश निवासी है। ये अवैध रूप से इंडिया में इसने प्रवेश किया। इसने राशिद निवासी मंडी धनौरा से शादी किया है। पिछले 6 वर्ष पूर्व इसने इस व्यक्ति से शादी करी थी और ये उनकी मुलाकात सऊदी अरेबिया में हुई थी, जहाँ पे ये लोग काम करते थे। फिर ये बाद में बांग्लादेश आए और बांग्लादेश के टूरिस्ट वीजा के माध्यम से नेपाल आए थे और अक्टूबर के महीने में अवैध रूप से बिना किसी वैलिड डॉक्यूमेंट्स के इंडिया में इन्होंने प्रवेश किया और मंडी धनौरा में आकर रह रहे थे। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियों ने रीना बेगम जो बांग्लादेशी महिला है उसको भी गिरफ्तार किया है और उसके पति राशिद अली की भी गिरफ्तारी की है। इस बीच पड़ताल इस बात की हो रही है कि क्या रीना बेगम ने सऊदी में राशिद के साथ शादी करने के बाद नेपाल के रास्ते भारत आने के बाद सिर्फ अपना परिवार बसाया या फिर ये किसी बड़े गिरोह का हिस्सा है, ये किसी बड़े सिंडिकेट का हिस्सा है। ये ऐसे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश हो रही है और दोनों पति पत्नी रीना बेगम और राशिद अली जेल में हैं और इनसे पूछताछ के आधार पर आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। अमरोहा से अपने सहयोगी अफसर अली और कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया। पूछताछ में इन दोनों ने बताया कि कुछ साल पहले सऊदी अरब में दोनों ने निकाह किया था। इसके बाद महिला अक्टूबर 2025 को नेपाल के रास्ते से पति के साथ भारत आ गई। पुलिस ने बांग्लादेशी महिला के खिलाफ विदेशी अधिनियम और उसके पति राशिद पर शरण देने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। शुरुआती पूछताछ में खुफिया एजेंसी के अधिकारियों को महिला ने बताया कि वो पश्चिम बंगाल की निवासी है। गुमराह करने की पूरी कोशिश की, लेकिन महिला का ये ड्रामा ज्यादा देर तक नहीं चल सका। रीना बेगम ढाका जनपद के गाजीपुर की रहने वाली है। फिलहाल ऑपरेशन टॉर्च लगातार जारी है और यूपी के अलग अलग जिलों में लगातार कार्रवाई जारी है। गोरखपुर में पुलिस ने अवैध रूप से भारत के अंदर रहने वाले बांग्लादेशियों और रोहिंग्या घुसपैठियों को पकड़ने के लिए उनकी तलाश शुरू कर दी है। 20-25 परिवारों से पूछताछ की गई, उनके डॉक्यूमेंट चेक किए गए और पूछताछ के बाद उनका डिटेल नोट किया गया। यहाँ पर जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले जो हैं, इनकी भौतिक सत्यापन मौके पे की जा रही है। किसकी जमीन में रह रहे हैं, प्लाट मालिक प्लस जो है कितने परिवार हैं जो यहाँ पे निवासित हैं, उनके आधार कार्ड जो है देखा जा रहा है। कानपुर, बांदा, श्रावस्ती, अमरोहा,
गोरखपुर, सभी जगह बांग्लादेशी, रोहिंग्या और घुसपैठियों के खिलाफ सर्च अभियान तेज हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिए गए सख्त निर्देशों का पालन हो रहा है। झुग्गी झोपड़ी बनाकर अस्थायी तौर पर रहने वाले इलाकों में छापेमारी हो रही है। पुलिस चेकिंग के दौरान रह रहे लोगों की पहचान पूछ रही है और किसी भी घुसपैठिए को बख्शा नहीं जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। यूपी के मथुरा में मिनी जामताड़ा बसा हुआ था। यहां से सैकड़ों लोगों को साइबर ठगी का शिकार बनाया जा रहा था और सालों से लोगों को चूना लग रहा था। पुलिस ने देवसेरस और उसके आसपास के गांव में साइबर ठगी के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। सुबह सुबह अचानक 300 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने 4 गांव को घेरकर 42 संदिग्धों को हिरासत में लिया। छापेमारी में आपत्तिजनक सामग्री, फर्जी कागजात, मोबाइल फोन और सिम कार्ड बरामद हुए हैं। पुलिस डिजिटल उपकरणों की जांच कर रही है ताकि ठगी के पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके। आपने जामताड़ा का नाम तो सुना ही होगा। वही जामताड़ा जिसको भारत में साइबर फ्रॉड का केंद्र माना जाता है। देश में हर साल हजारों साइबर फ्रॉड के मामले आते हैं। लगभग सभी के तार जामताड़ा से जुड़े होते हैं। लेकिन अब यूपी के मथुरा से एक चौंका देने वाला खुलासा हुआ है। यहाँ एक मिनी जामताड़ा बसा हुआ था। देवसेरस नाम का ये गांव साइबर विलेज के नाम से मशहूर है। गुरुवार को सुबह सुबह जब भारी पुलिस बल इस साइबर विलेज देवसेरस में पहुंचा तो हड़कंप मच गया। पुलिस की अचानक दबिश छापेमारी देखकर कई लोग भागने लगे, लेकिन पुलिस ने तुरंत स्थिति संभाली। पुलिस टीमों ने संदिग्ध घरों, ठिकानों और खेत खलिहानों में गहन तलाशी अभियान चलाया। मथुरा पुलिस ने साइबर अपराधियों के गढ़ माने जाने वाले देवसेरस गांव में छापेमारी की। इस छापेमारी में 300 पुलिसकर्मी शामिल थे। देवसेरस और उसके आसपास के 4 गांवों की जांच की गई। कई थानों का पुलिस बल इसमें शामिल था। ऑपरेशन की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए मथुरा पुलिस की यह विशेष रणनीति किसी भी प्रकार की सूचना लीक होने से रोकने के उद्देश्य से बनाई गई थी। इस सर्च ऑपरेशन में कुल 300 पुलिसकर्मी शामिल। देवसेरस गांव में हुई छापेमारी 4 एसपी, 4 सीओ, 26 इंस्पेक्टर और पीएसी के जवान शामिल। जनपद मथुरा में साइबर अपराधियों के द्वारा समय समय पर फ्रॉड किए जाने की शिकायतें प्राप्त होती रहती थी। इस क्रम में एसएसपी मथुरा सर के निर्देश पर कल 4 एडिशनल एसपी, 4 क्षेत्राधिकारी और 26 इंस्पेक्टर और 300 पुलिस बल के साथ 4 गांव हमारे नोटोरियस हैं थाना गोवर्धन के। एक देवसरस है, मुरसेरस है, दौलतपुर और नगला अकातिया है। इन चारों गांवों को जो आने जाने के रास्ते हैं उनको ब्लॉक करके और सघन तलाशी ली गई, सघन सर्च किया गया। पुलिस ने 7 बाइक, भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री, कई फर्जी कागजात, दर्जनों मोबाइल, सिम कार्ड और डिजिटल उपकरण बरामद किए हैं। कई मोबाइलों में ठगी के साक्ष्य, बैंकिंग ऐप और वारदात से जुड़े मैसेज भी पाए गए हैं। कुल 42 लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिसमें से 37 लोग आज जेल भेजे जा रहे हैं, जिनमें से 6 के पास से कुछ जो फर्जी सिम कार्ड निकालने के फर्जी आधार कार्ड और अन्य कुछ प्रपत्र प्राप्त हुए हैं। और इसके साथ साथ बाकी के 31 लोग जो हैं ये संगठित अपराध जो न्यू बीएनएस है उसके अंतर्गत हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और कुछ लोग जो पहले से वांछित थे उनको अरेस्ट करने की जब कोशिश की गई तो शेष 31 लोगों ने उनका विरोध किया है। तो पुलिस के कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में भी इन सभी को अरेस्ट किया गया है। जिले में बढ़ते साइबर अपराधों और संगठित अपराधों के खिलाफ ये अभियान जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा है। मथुरा पुलिस ने बताया कि छापेमारी में बरामद सामग्री और आरोपियों से मिली जानकारी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कई वर्षों से यहां से साइबर ठगी की जा रही थी। ऑनलाइन ठगी के जरिए हजारों लोगों को चूना लगाया जा चुका है।
मथुरा पुलिस ने मिनी जामताड़ा यानी साइबर ठगों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें 37 साइबर ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इनके पास से कुछ कागजात और फर्जी सिम भी बरामद की गई है। अब पुलिस और जानकारी जुटाने में लगी है कि इनके साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है और ये भी तलाश कर रही है कि कितने लोगों के साथ ये अब तक साइबर ठगी कर चुके हैं। मथुरा से सौरभ गौतम, एनडीटीवी इंडिया। अब यूपी के ललितपुर से एक बेहद चौंकाने वाली खबर। मेडिकल कॉलेज में कार्डियोलॉजिस्ट के तौर पर तैनात एक शख्स फर्जी डॉक्टर निकला है। अपने जीजा की डिग्रियों और जीजा के नाम से वो 3 साल से कार्डियोलॉजिस्ट के तौर पर काम कर रहा था और न जाने कितने मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहा था। पुलिस ने अब उसको गिरफ्तार कर लिया है। इस आदमी को देखिए, ये पिछले 3 साल से ललितपुर मेडिकल कॉलेज में कार्डियोलॉजिस्ट था, यानी दिल का डॉक्टर। लेकिन इसने डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं, बल्कि अपनी जीजा की डिग्री पर पिछले 3 साल से डॉक्टर बना बैठा था, यानी ये डॉक्टर फर्जी था। अब जरा सोचिए, पिछले 3 साल में इसने कितने मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया होगा। पूरा मामला ललितपुर के मेडिकल कॉलेज का है, जहां कार्डियोलॉजिस्ट के तौर पर तैनात एक डॉक्टर जिसका नाम अभिमन्यु सिंह है, वो राजीव गुप्ता के नाम पर पिछले 3 सालों से डॉक्टरी कर रहा था। अपने जीजा राजीव गुप्ता की डिग्री और नाम का सहारा लेकर मेडिकल कॉलेज में नियुक्त हो गया और यहाँ लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करता रहा। जब इसका खुलासा हुआ तो पता चला कि मेडिकल कॉलेज में तैनात डॉक्टर राजीव गुप्ता नहीं, बल्कि ये उनके जीजा का नाम है और जीजा की ही डिग्रियों पर वो ललितपुर मेडिकल में कार्डियोलॉजिस्ट बनकर लाखों रुपए का वेतन उठाता रहा। फिलहाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले का खुलासा आरोपी डॉक्टर की बहन डॉक्टर सोनाली सिंह ने किया। सोनाली ने ललितपुर मेडिकल प्रशासन को बताया कि जो डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में राजीव गुप्ता बनकर इलाज कर रहा है वो डॉक्टर नहीं है, बल्कि राजीव गुप्ता उसके पति का नाम है, जो अमेरिका में एक बड़े अस्पताल में नियुक्त है और उसके पति के नाम पर उसका ही भाई अभिमन्यु सिंह डॉक्टर राजीव गुप्ता बनकर फ्रॉड कर रहा है। ललितपुर मेडिकल के डीन ने बताया कि उनके सामने ये मामला एक दिन पहले ही डॉक्टर की बहन ने बताया था, जिससे पता चला कि वो डॉक्टर नहीं है, बल्कि अपने जीजा के नाम की डिग्रियां लेकर साल 2022 में ललितपुर जिला अस्पताल में कार्डियोलॉजिस्ट के पद पर नियुक्त किया गया था। तब से ये ललितपुर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बनकर लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहा है। इनकी बहन आई थी डॉक्टर सोनाली सिंह, जो कि अमेरिका में हैं। उन्होंने आके बताया कि ये जो नीचे डॉक्टर राजीव गुप्ता हैं, ये उनका नाम नहीं है, ये हमारे पति का नाम है, यानी कि उनके जीजा जी का। तो हमने साक्ष्य मांगे, उन्होंने साक्ष्य दिखाए। तब तक हमें ये पता चला कि डॉक्टर साहब जो हैं त्यागपत्र देके और कहीं चले गए हैं। मामला सामने आने के बाद डॉक्टर की नियुक्ति करने वाली टीम पर कई सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। सवाल उठ रहा है कि जब डॉक्टर का इंटरव्यू और दस्तावेजों का सत्यापन हुआ था तो मामला पकड़ में क्यों नहीं आया? डॉक्टर के दस्तावेजों का क्रॉस वेरिफिकेशन क्यों नहीं कराया? नियुक्ति और वेतन देने के लिए बैंक अकाउंट जिसके नाम से खोला गया, 3 सालों तक मरीजों की जान से खिलवाड़ करने का दोष किसके सर पर होगा? ऐसे कई सवाल हैं जो जांच के घेरे में आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। देख रहा इंडिया में वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। फौरन लौटेंगे कुछ और बड़ी खबरों और अपडेट्स के साथ। देख रहा इंडिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए खबरों के सफर में बढ़ते हैं आगे। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, गोवा क्लब अग्निकांड मामले की जांच जारी है। लूथरा ब्रदर्स को कल फुकेट में हिरासत में ले लिया गया। दोनों को भारत लाने की तैयारी हो रही है। उन्हें थाईलैंड से डिपोर्ट किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक गोवा पुलिस की टीम थाईलैंड नहीं जाएगी और दोनों देशों के दूतावास आपस में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में 2 से 3 दिन लग सकते हैं, क्योंकि थाईलैंड में वीकेंड पर सरकारी या न्यायिक काम नहीं होता। 6 दिन की लुका छिपी और लूथरा ब्रदर्स का खेल खत्म। जी हां, गोवा अग्निकांड के बाद से बर्च राय रोमियो लेन क्लब के मालिक गौरव और सौरभ लूथरा फरार थे। आग लगने की घटना के बारे में पता लगते ही दोनों इंडिगो की फ्लाइट से थाईलैंड भाग गए थे, लेकिन ये लुका छिपी का खेल ज्यादा दिन नहीं चल पाया। दोनों को कल फुकेट में पकड़ लिया गया और अब जल्द भारत लाने की तैयारी चल रही है।
सबसे बड़ा सवाल ये है कि गौरव और सौरभ लूथरा को आखिर भारत कैसे लाया जाएगा, उनको भारत लाने की प्रक्रिया क्या होगी, आपको वो भी समझाते हैं। चूंकि ये प्रत्यर्पण नहीं बल्कि डिपोर्टेशन है, इसलिए विदेशी धरती पर भारतीय एजेंसियों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। दूतावास स्तर पर दोनों देशों में तालमेल बनाया जा रहा है। हालांकि यदि आवश्यकता पड़ी तो सीबीआई की एक छोटी टीम वहां जा सकती है। भारत में इंटरपोल की नोडल एजेंसी के रूप में ये टीम वहां जा सकती है। भाई के भारत पहुंचने पर उन्हें गोवा पुलिस द्वारा हिरासत में लिया जाएगा, जहां आगे की हिरासत की मांग की जाएगी। लेकिन ये डिपोर्टेशन का प्रोसेस होता क्या है वो भी आपको समझाते हैं। ये एक कानूनी प्रक्रिया होती है। देश से निष्कासन का आदेश दिया जाता है, व्यक्ति को जबरन देश से बाहर निकाला जाता है, वापस उस देश में एंट्री पर रोक लग जाती है। अब आमतौर पर डिपोर्टेशन के कई कारण होते हैं। बिना वैध वीजा या अनुमति के रहना, वीजा की शर्तों का उल्लंघन करना, अपराध करना या कानून तोड़ना, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा होना। सूत्रों के मुताबिक एक अहम बैठक में फैसला किया गया कि गोवा पुलिस की टीम थाईलैंड न जाकर दिल्ली जाएगी। लूथरा भाइयों को दिल्ली लाया जाएगा और दिल्ली से गोवा पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर गोवा ले जाएगी। वीकेंड पर थाईलैंड में कोई सरकारी या न्यायिक कार्य नहीं होता है, इसलिए इस प्रक्रिया में 3 दिन लग सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक गोवा में आज एक अहम बैठक हुई और उसमें ये फैसला लिया गया कि गोवा पुलिस थाईलैंड ना जाकर दिल्ली जाएगी और जैसे ही लूथरा बंधु दिल्ली पहुंचेंगे वहां पर गोवा पुलिस जाकर उनको गिरफ्तार करेगी और सीधा गोवा लेकर आएगी। अब इस प्रक्रिया में 3 दिन का समय लग सकता है, क्योंकि वीकेंड में थाईलैंड में सरकारी और बाकी महत्वपूर्ण चीज़ें बंद होती हैं और इसी के लिए इस प्रक्रिया में 3 दिन का समय लग सकता है। गोवा से कैमरामैन संदेश बाइकर के साथ पारसनामा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब खबर यूपी के संभल से, जहां हिंसा के दौरान फेंके गए पत्थरों से बनाई गई नई दीपा सराय पुलिस चौकी अब आम जनता की सुरक्षा के लिए तैयार हो गई है। चौकी सपा सांसद के घर से करीब 100 मीटर दूरी पर बनाई गई है। खास बात यह है कि 9 महीने पहले एक मुस्लिम बच्ची ने इस चौकी की पहली नींव की ईंट रखी थी और आज उसी बच्ची ने संभल के डीएम और एसपी की मौजूदगी में कक्षा 2 की छात्रा ने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। संभल के दीपासराय मोहल्ले में नई पुलिस चौकी का निर्माण पूरा हो गया है। ये वही चौकी है जिसे संभल हिंसा में दंगाइयों द्वारा पुलिस पर फेंके गए पत्थरों और ईंटों से बनाया गया है। चौकी का नाम दीपासराय चौकी रखा गया है। शुक्रवार को जिला अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया और पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई की मौजूदगी में हवन पूजन के साथ चौकी का विधिवत शुभारंभ किया गया। ये चौकी सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और हिंसा के मास्टरमाइंड फरार शारिक साठा के घर से महज 100 मीटर की दूरी पर है। जो संभल के जिलाधिकारी हैं और संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई किस तरीका से यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं और जिसको लेकर के यहाँ पर तमाम जो सुरक्षा की बात की जाए तो तमाम जो आरआरएफ के पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है और जिसको लेकर के संभल के डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया यहाँ मौजूद हैं। उनके द्वारा तमाम जो पूजा अर्चना की जा रही है। संभल के एसपी में बताया जा रहा है कि जिस तरीका से सुरक्षा को लेकर के यहाँ पर जो आम जनों की सुरक्षा, उनकी सुरक्षा को देखते हुए इस पुलिस चौकी का निर्माण किया गया। 24 नवंबर 2024 की हिंसा के बाद चौकी का निर्माण 4 मार्च 2025 को शुरू हुआ था। मुस्लिम बच्ची इनाया के हाथों नींव की पहली ईंट रखवाई गई थी और अब 9 महीने 13 दिन में 2 मंजिला चौकी तैयार होकर जनता को समर्पित कर दी गई है। चौकी में कंट्रोल रूम भी स्थापित किया जाएगा और पूरी बिल्डिंग सीसीटीवी कैमरों से लैस है। इससे पहले संभल जामा मस्जिद के पास सत्यव्रत पुलिस चौकी बनाई गई थी, जहां 24 घंटे पुलिस तैनात रहती है। संभल हिंसा में जो पत्थर पुलिस पर फेंके गए थे, उन्हीं पत्थरों को चौकी के निर्माण में उपयोग किया गया है। चौकी रेगुलेटेड बजट में तैयार की गई है और स्थानीय लोगों का भरोसा और सुरक्षा दोनों मजबूत बनाने के लिए इसे बनाया गया है। यहाँ पहले एक छोटी सी लोहे की टपरी पड़ी रहती थी, उस जगह ही ये निर्माण किया गया है। इसमें डीएम साहब के द्वारा विनियमित सेक्टर से 52 लाख रुपए की स्वीकृति दी थी। उसके माध्यम से एक अच्छा परस्पर सहयोग के द्वारा इस चौकी का निर्माण करवाया गया है। और यह भी बताना आवश्यक है कि उसमें बताया गया था कि जिन दंगाइयों के द्वारा जिन पत्थरों को फेंका गया पुलिस कर्मियों के ऊपर, जिनसे हम सब लोग चोटिल हुए थे, 28 पुलिसकर्मी चोटिल हुए थे, उन्हीं पत्थरों से इस चौकी का निर्माण करवाया जाएगा। उन 15 ट्रॉलियों का भी यूज है, तो पत्थरों का प्रयोग इस चौकी में किया गया है। इस चौकी के खुलने से यहाँ आसपास के लोगों को एक सुलभ न्याय की उम्मीद भी रहेगी। उसके साथ साथ
जितने भी अभ्यस्त अपराधी हैं उन लोगों के लिए एक तरीके से जो अगर किसी मामले में शरणगाह बना हुआ था तो उन लोगों को भी एक तरीके से नजर रखने में उन लोगों पे पुलिस को सहयोग मिलेगा। डीएम डॉक्टर पेंसिया ने बताया कि पिछले 1 साल में जनपद में 35 नई चौकियों के निर्माण का प्रस्ताव था। उसी क्रम में दीपासराय चौकी का निर्माण किया गया है, जो जिले के सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्रों में से एक है। लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से, यहाँ के लोगों की मांग के कारण और सभी लोगों को थाने पर दूर न जाना पड़े और कोई छोटी छोटी जो समस्याएं हैं वो निकट निस्तारित हो जाए, इस क्रम में इस चौकी का निर्माण कराया गया है। और जो रेगुलेटेड एरिया का हमारा बजट होता है उसमें से इस चौकी के निर्माण के लिए बजट दिया गया है। इनके बिल्कुल द्वार पर न्याय मिलेगा और जो यहाँ की सुरक्षा है उसको और अधिक मजबूती मिलेगी। 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के बाद जब तस्वीरें सामने आईं तो उसमें पूरी गली ईंट और पत्थरों से पटी हुई दिख रही थी। इसके बाद प्रशासन ने सड़कों और गलियों को साफ कराया। हिंसा में इस्तेमाल ईंटों को ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर एक जगह इकट्ठा किया गया था। इसके बाद संभल डीएम ने कहा था, हिंसा में इस्तेमाल हुई इन ईंटों से ही चौकी का निर्माण कराया जाएगा। पुलिस चौकी होने की वजह से तमाम इस तरीका से माना जा रहा है कि जो संभल में दीपासराय पुलिस चौकी का जो निर्माण किया गया है, जहां पर ये भी बताया जा रहा है कहीं ना कहीं सीसीटीवी कंट्रोल रूम भी बन सकता है। जो संवेदनशील इलाका है यहाँ पर उस सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के दीपासराय पुलिस चौकी का निर्माण किया गया है। संभल से सत्यपाल यादव, NDTV, संभल। दिल्ली में 3.5 करोड़ से ज्यादा 500 और 1000 के पुराने नोट बरामद किए गए हैं। इन नोटों की बरामदगी के बाद एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। इन नोटों को कम कीमत पर खरीदकर बेचा जा रहा था। क्या है ये पूरा मामला और इन नोटों को लेकर नियम क्या कहते हैं, देखिए ये खास रिपोर्ट। पुराने बंद हो चुके 500 और 1000 के नोट को लेकर दिल्ली में बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस ने 3.5 करोड़ के पुराने नोटों का बड़ा जखीरा बरामद किया है। पुराने नोटों के साथ 4 आरोपियों की गिरफ्तारी और 2 गाड़ियों की बरामदगी हुई है। खुफिया जानकारी के बाद पुलिस ने शालीमार बाग मेट्रो स्टेशन के पास एक कार्रवाई की। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वो इन नोटों को बहुत कम कीमत पर खरीदते और बेचते थे। वो लोगों को झांसा देते थे कि ये नोट RBI में बदलवाई जा सकती हैं, जबकि ये पूरी तरह गलत है और ये धोखाधड़ी, साजिश और स्पेसिफाइड बैंक नोट्स एक्ट का उल्लंघन है। सवाल उठता है कि नवंबर 2016 में जो 500 और 1000 के पुराने नोट बंद हो गए, क्या वो वैध हैं? तो इसका जवाब है, ऐसे नोट अब अवैध हैं। नोटबंदी के बाद कुछ समय तक इन नोटों को बदलने का मौका दिया गया था और अब RBI इन नोटों को वापस नहीं लेता है। अगर आपके पास ये नोट हैं तो ये सिर्फ एक कागज के टुकड़े के समान हैं। इसको लेकर इसी साल 29 अक्टूबर को एक सोशल मीडिया पोस्ट में PIB फैक्ट चेक ने इसको लेकर स्थिति साफ की थी। एक खबर का फैक्ट चेक करते हुए कहा गया कि सोशल मीडिया पर प्रसारित एक न्यूज आर्टिकल में दावा किया जा रहा है कि RBI ने 500 और 1000 के पुराने बंद हो चुके नोट बदलने के लिए नए नियम जारी किए हैं। ये दावा फर्जी है। RBI ने ऐसा कोई नियम जारी नहीं किया है। दिल्ली में इतनी बड़ी मात्रा में पकड़े गए पुराने 500 और 1000 के नोटों के बाद पुलिस की चिंता बढ़ गई है। वो आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है ताकि इस तरह के फर्जी नोटों के काले कारोबार का जल्द से जल्द खुलासा हो सके और जनता इस झांसे में न आए। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। बिजनौर के कई इलाकों में किसानों की फसलें बंदरों के बढ़ते आतंक के कारण खतरे में थीं। बंदरों के झुंड खेतों में घुसकर फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रहे थे, जिससे किसान बहुत परेशान थे। लेकिन अब किसानों ने इस समस्या का एक ऐसा अनोखा और कारगर समाधान ढूंढ निकाला है जो चर्चा का विषय बन गया। बंदरों से अपनी मेहनत की कमाई को बचाने के लिए बिजनौर के किसानों ने अनोखा जुगाड़ निकाल लिया है। बिजनौर के खेतों में घूम रही ये भालू असली नहीं है, बल्कि किसान हैं जो भालू जैसी ड्रेस पहनकर
बंदरों को डरा रही हैं। ये नकली भालू लगातार एक खेत से दूसरे खेत में जाकर बंदरों को डरा रही हैं ताकि वो उनके खेतों से दूर चले जाएं और फसलों को तबाह न करें। किसानों का ये जुगाड़ उनके लिए वरदान साबित हुआ और अब उत्पाती बंदर उनके खेतों के आसपास भी नहीं फटक रहे हैं। किसानों की फसलें अब सुरक्षित हैं। बिजनौर के किसानों को लंबे वक्त से बंदर परेशान कर रहे थे। इससे तंग आकर किसानों ने पहले आपस में पैसा जमा किए और फिर भालू के शरीर जैसी ड्रेस तैयार करवाई। इस अनूठी पहल से किसानों को आखिरकार बंदरों के आतंक से बड़ी राहत मिली है। और इसी के साथ यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों और अपडेट्स के साथ। बने रहिए।